डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं केहर सिंह बैंस, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चताड़ा, जिला ऊना, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आजकल हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है कैन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज बी रिजॉल्व्ड थ्रू रीजनिंग। क्या राजनीतिक विवाद या मसले तर्कशीलता से हल किए जा सकते हैं? कहने का मतलब कि क्या राजनीतिक क्षेत्र में तर्कशीलता की कोई भूमिका होती है? हम समाज में रहते हुए आपस में, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने परिवार के अंदर जब किसी भी विषय के ऊपर कोई बातचीत करते हैं या कोई वाद विवाद होता है, तो जब हम अपनी अपनी बात रखते हैं तो हर व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक देता है, कोई ना कोई तर्क देता है। तो जब हम अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए तर्क देते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं हमें कुछ तथ्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं या कोई प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते हैं, और उसी के आधार पर हम अन्य लोगों को अपनी बात से कन्विंस कर सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं या उन्हें सहमत होने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तथ्यों के आधार पर कही गई बात ही अन्य लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। तो इसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं कि क्या राजनीतिक क्षेत्र में भी तर्कशीलता की कोई भूमिका देखने को मिलती है? क्या राजनीतिक विवाद, राजनीतिक मसले या राजनीतिक समस्याएं भी तर्कशीलता के द्वारा हल की जा सकती हैं? राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रत्येक पक्ष जब अपनी बात रखता है तो वह अपनी बात के समर्थन में बहुत सारे तर्क प्रस्तुत करता है। तर्क के माध्यम से जब वो अपनी बात को रखते हैं तो निश्चित तौर पर उसके साथ बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, और उन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी भी विवाद को हल करने की वो पक्ष क्षमता रखता है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल तब तक ही किसी तर्क को स्वीकार करते हैं जब तक उनके राजनीतिक हितों की पूर्ति हो रही होती है। यदि किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि तर्क देने से उनके राजनीतिक हित पूरे हो रहे हैं तो वह किसी भी विषय पर एकमत हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो किसी भी विषय के ऊपर तब सहमत होती हैं जब उनके राजनीतिक हितों की पूर्ति हो रही होती है, अदरवाइज़ उनमें आपस में सहमति बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जब कोई ऐसा विषय आता है जहाँ पर उन सब के राजनीतिक हितों की पूर्ति होती हो, तो ऐसे में राजनीतिक दलों के अंदर हमें आपसी सहमति देखने को मिलती है। भारतीय राजनीति के संबंध में ये उदाहरण दिया जा सकता है कि भारत में हमें ऐसा देखने को मिलता आ रहा है लंबे समय से कि राजनीति में अपराधियों की भूमिका बहुत बढ़ती जा रही है, अपराधियों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। हमें संसद के अंदर और राज्यों की विधानसभाओं के अंदर आपराधिक छवि वाले लोग आज देखने को मिलते हैं। राजनीति के अंदर अपराधियों की इस भागीदारी को रोकने के लिए समय समय पर प्रयास किए गए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा भी
इस दिशा में काफ़ी प्रयास किए गए हैं। कई बार न्यायालय के द्वारा भी इस तरह के निर्णय आए हैं जहां पर इन अपराधियों की भागीदारी को रोकने के लिए कहा गया हो। तो इस संबंध में चुनाव आयोग ने भी कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की हैं और न्यायालय की तरफ से भी ऐसा निर्णय आया था कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक की सज़ा मिली हो तो ऐसे व्यक्ति की सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी, तुरंत ऐसे व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता जिसको किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक की सज़ा मिल चुकी हो। तो ये निर्णय जो था इससे सभी राजनीतिक दलों के हित प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसमें सांसद या विधायक आपराधिक छवि वाले ना हो। तो इस निर्णय से सभी राजनीतिक दलों के राजनीतिक हितों को नुकसान हो रहा था और सभी राजनीतिक दलों की स्थिति जो थी वो काफ़ी असहज हो गई थी। यही कारण था कि इसमें राजनीतिक दलों ने ये प्रयास किया कि संसद से एक विधेयक पारित करा लिया जिसमें उन्होंने व्यवस्था कर दी कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है तो उसे 90 दिन के अंदर अंदर उच्च न्यायालय में उस निर्णय को चैलेंज करने का अधिकार है, वो याचिका दे सकता है, ऊपरी अदालत में वो याचिका दे सकता है। और जब तक ऊपरी अदालत उस केस में सुनवाई नहीं कर देती या उस केस का निपटारा नहीं कर देती तब तक उस व्यक्ति की सदस्यता जो है वो समाप्त नहीं हो सकती है, मतलब तुरंत उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त नहीं होगी। हालांकि इस तरह के जो कानून बनाया का प्रयास किया गया, सर्वोच्च न्यायालय में उसको चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अगेंस्ट अपना निर्णय दिया। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि इस केस में सभी राजनीतिक दलों के हित प्रभावित हो रहे थे, इसका नुकसान सभी राजनीतिक दलों को हो रहा था। ऐसे में हमें एकदम से राजनीतिक दलों के बीच सहमति देखने को मिली। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक दल जहाँ जहाँ उनके राजनीतिक हित एक जैसे होते हैं, जहाँ उनके राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति होती है, वहाँ पर वो एक हो जाते हैं और जहाँ उनके हित आपस में टकराते हैं वहाँ पर वह हमें एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं। यही स्थिति कुछ जो है वो हमारे भारत में महिला आरक्षण बिल को लेकर है। महिला आरक्षण बिल लगभग 25 वर्षों से भारत में अटका हुआ है। पहली बार 1996 में 1996 में सरकार ने इस बिल के ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी। 1996 से लेकर आज तक पिछले 25 सालों में महिला आरक्षण विधेयक जो है वो संसद से पारित नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों के बीच में आपस में सहमति नहीं है और इच्छा शक्ति की कमी नज़र आती है। बेशक राजनीतिक दल ये बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात सभी करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक दलों में भी वो इच्छा शक्ति नज़र नहीं आती ताकि इस बिल के ऊपर आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस बिल का विरोध करते हैं और उस विरोध के पक्ष में बहुत सारे लॉजिक देते हैं, बहुत सारे तथ्य देते हैं, उस आधार पर वो उनका विरोध करते हैं। वो ये उनके द्वारा ये लॉजिक दिया जाता है कि महिलाओं के लिए अगर हम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से सीटें और जनरेट की जानी चाहिए, नई सीटें जो है वो नए स्थान जो है वो जनरेट किए जाने चाहिए और उनमें महिलाओं के लिए वो सीटें रिजर्व की जानी चाहिए और उन सीटों के अंदर SC और ST महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह के लॉजिक जो है वो
राजनीतिक दलों के द्वारा रखे जाते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक दल इस पक्ष में नहीं है, महिला आरक्षण को पास वो नहीं होने देना चाहते। तो जहाँ पर राजनीतिक दलों के हित आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ पर हमें पॉलिटिकल कंसेंसस देखने को नहीं मिलते। तो फिर हर राजनीतिक दल अपनी बात को सही साबित करने के लिए कई तरह के लॉजिक, कई तरह के तर्क जो है वो देते हुए दिखाई देते हैं। आजकल प्रत्येक राजनीतिक दल की नीतियाँ तर्क के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज का लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना सफल नहीं हो सकता है। हर राजनीतिक दल का निर्माण एक विचारधारा के आधार पर किया जाता है। उस राजनीतिक दल की कुछ नीतियाँ होती हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और उन्हीं नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर वो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब ये राजनीतिक दल जब जनता के सामने जाते हैं तो जनता के सामने बहुत सारे तर्क प्रस्तुत करते हैं, लोगों के सामने ये अपना एजेंडा रखते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि हमारी ये नीतियाँ हैं, हमारे ये सिद्धांत है। अगर आप हमें वोट देंगे, अगर आप हमें सत्ता प्रदान करेंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन नीतियों को लागू करेंगे, हम इन सिद्धांतों को लागू करेंगे। और वो तर्क के द्वारा लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और वो न केवल अपनी नीतियों को तर्क के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो अपोजिशन पार्टीज़ की नीतियों के साथ तुलना करके उनके दोष भी बताते हैं। वो लोगों को ये समझाएंगे कि अगर आप किसी दूसरी पार्टी का अगर आप समर्थन करते हैं तो उनकी नीतियाँ खराब हैं, वो राष्ट्र हित में नहीं है, वो देश हित में नहीं है, वो जनता के हित में नहीं है। उन नीतियों में क्या खामियां हैं, दूसरे राजनीतिक दलों की जो विचारधारा है या उनकी जो नीतियां हैं उनमें क्या क्या दोष हैं, हमारी नीतियां उनसे क्यों बेहतर है और कैसे बेहतर है। इस संबंध में बहुत सारे लॉजिक या तर्क देकर जो है वो जनता को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जनता को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं और लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब कि राजनीतिक दल अपनी नीतियों का निर्धारण करते समय तर्क का सहारा लेते हैं और तर्क के आधार पर ही वो जन समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा तर्क के आधार पर ही समय समय पर विभिन्न देशों ने अपनी अपनी विचारधाराओं को सही ठहराया है। 20वीं सदी को विचारधारावाद की सदी के नाम से पुकारा जाता है। इस सदी में अनेकों विचारधाराएं उभर कर सामने आई थी, जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, नाजीवाद, फासीवाद आदि विचारधारा के नाम आपने सुने हैं, पढ़े हैं। नाजीवाद के बारे में हम पढ़ते हैं, फासीवाद के बारे में पढ़ते हैं, और आज हम जब इन विचारधाराओं के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये विचारधारा जो है वो कितनी खतरनाक थी, हम इसको साम्राज्यवादी विचारधारा कहते हैं। लेकिन नाजीवाद और फासीवादी विचारधारा के जो समर्थक थे उन्होंने इनको भी जस्टिफाई किया, वो इनको सही मानते थे। राष्ट्रवाद के नाम पे इन विचारधाराओं का भी वो समर्थन करते थे। इनके पीछे इसके पीछे वो तर्क देते थे कि ये विचारधारा जो है वो बिल्कुल सही है। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा दो प्रमुख विचारधाराएं इस सदी की रही हैं। इन दोनों विचारधाराओं ने राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया था। पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका का और साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करती थी। अब दोनों ही देश अपनी अपनी विचारधारा को ही सर्वश्रेष्ठ बताते थे। अमेरिका
पूंजीवादी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ बताता था, सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ बताता था। पूंजीवादी विचारधारा के जो समर्थक थे वो कहते थे कि साम्यवादी विचारधारा तो लोकतंत्र विरोधी है, साम्यवादी विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विरोधी है, साम्यवादी विचारधारा में लोगों के अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं है, साम्यवादी विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा ये कहती थी कि वास्तव में साम्यवाद ही सच्चा लोकतंत्र है। वो ये तर्क देते थे कि साम्यवाद समानता पर आधारित है, साम्यवाद आर्थिक न्याय का समर्थक है, साम्यवाद समानता की बात करता है, अमीर और गरीब के अंतर को समाप्त करने की बात करता है। तो जब लोगों को आर्थिक न्याय मिलेगा वही सच्चा प्रजातंत्र है। तो इस तरह से दोनों विचारधाराओं ने या दोनों विचारधारा के समर्थकों ने अपनी अपनी विचारधारा को ही सर्वश्रेष्ठ बताया था और इसके लिए अनेकों तर्क जो है वो उन्होंने प्रस्तुत किए थे। और ये भी तथ्य है कि उनके इसी दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग देशों ने इन विचारधाराओं को फॉलो किया। बहुत सारे देशों ने पूंजीवादी विचारधारा को चुना और बहुत सारे देशों ने साम्यवादी विचारधारा को चुना, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देशों ने अपनी अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए इसके पीछे जिस तरह के लॉजिक दिए, जिस तरह के तर्क दिए, बहुत सारे देश जो है वो उससे इन्फ्लुएंस भी हुए, उससे प्रभावित हुए और बहुत सारे देशों ने इन विचारधाराओं को अडॉप्ट किया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विवाद या समस्याओं को हल करने में तर्कशीलता काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। अनेकों ऐसे विवाद हैं जिन्हें तर्क के माध्यम से हल किया गया इतिहास बताता है, और ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो हमें लगता था कि रिजॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन नेगोशिएशन से, तर्क से, लॉजिक के आधार पर ऐसे विवादों का समाधान हुआ और जिन्होंने विश्व में शांति एवं व्यवस्था को स्थापित करने में मदद की है। लेकिन इसके साथ ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक तथ्य है कि जहाँ तर्कशीलता से हम समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो पाते हैं, वहीं तर्कशीलता कई बार विवादों को उग्र भी बना देती है, विवादों को बढ़ाया भी है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हमें दिखाई देते हैं जहाँ पे तर्कशीलता ने उन विवादों को बहुत उग्र बनाया है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर का विवाद इसका एग्जाम्पल है, फ़िलिस्तीन और इजराइल के मध्य गाज़ा क्षेत्र, ईरान और अमेरिका के मध्य परमाणु कार्यक्रम, भारत और चीन के मध्य सीमा का विवाद। अनेकों ऐसे मसले हैं जिन्हें तर्कशीलता ने उग्र रूप प्रदान किया है। आज ये ऐसे इश्यूज़ हमें दिखाई देते हैं जिनको लेके हमेशा तनाव हमें दिखाई देता है। इनका समाधान हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि दोनों ही पक्ष अपना अपना लॉजिक ही रखते हैं। कश्मीर का अगर विषय है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का ये विषय है, तो जब भी कोई टॉक्स हो, कोई बातचीत हो, तो उस बातचीत में दोनों ही पक्ष जो है वो केवल अपना अपना लॉजिक रखते हैं, अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपना स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रखते हैं। तो कहने का मतलब कि जब आप तर्क के आधार पर अपनी बात रखते हैं और दोनों की तरफ से जब स्ट्रॉन्ग तर्क रहता है और आप अपनी बात पे अड़े रहते हैं, दूसरा पक्ष भी अपनी बात पे अड़ा रहता है, तो वो इशू रिजॉल्व होने की बजाय और इंटेंस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो है वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। परमाणु कार्यक्रम है, हमारा भी परमाणु कार्यक्रम था। जैसे हमने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया, 1998 में जो है वो दूसरा परमाणु परीक्षण किया। बहुत सारे देशों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी भारत के ऊपर, क्रिटिसिज्म हुआ भारत का कि परमाणु धमाका किया है, लेकिन भारत ने उसको जस्टिफाई किया, उसके पीछे लॉजिक दिए, उसके पीछे तर्क रखे, उसके पीछे फैक्ट्स रखे कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है।
भारत को कोई शौक़ नहीं है परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा है, हमारी सुरक्षा को ख़तरा है, और दुनिया के देशों को तर्क के माध्यम से समझाया भारत ने, और बहुत सारे देशों का समर्थन जो है वो भारत को मिला, वो बहुत सारे देश इससे कन्विंस भी हुए। तो इस तरह से कुछ बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनको हम तर्कशीलता के माध्यम से या तर्क के माध्यम से रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ही सारे इशू हमेशा तर्कशीलता से रिजॉल्व किए जा सकते हैं ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे विवाद भी हमें देखने को मिले हैं जहाँ पे तर्कशीलता ने उन विवादों का समाधान करने की बजाय उन विवादों को और बढ़ाया भी है, उससे और ज़्यादा विवाद जो है वो उगर भी हुए हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक कि क्या राजनीतिक विवाद या मसले तर्कशीलता के आधार पर, रीजनिंग के आधार पर रिजॉल्व किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पफुल होगा। आज का ये जो विषय था, इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।